नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों को मेरा राम राम। सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। हमारी जो पहली इकाई थी कक्षा 12 बायोलॉजी की वो पूरी हो गई है। आज हम हमारी दूसरी इकाई पढ़ेंगे और दूसरी इकाई में हमारा जो लेसन है अध्याय 5 है। उस अध्याय 5 का हम यहाँ पर सविस्तार अध्ययन करेंगे। मैं इस लेसन को बताने से पहले बता दूं, ये छोटा सा लेसन है लेकिन ये 2 अंक का लेसन है और 2 अंक का है और उसमें भी अथवा आता है। यानी एक ही पार्ट है 5वां, जिसमें से क्या होता है अथवा आता है, यानी 2 नंबर का प्रश्न आता है लेकिन वो अथवा में आता है। ठीक है, अथवा भी इसी पार्ट का रहेगा और 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, पाठ का नाम है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। यानी पादप होते हैं उनमें जल का क्या संबंध होता है ये हम पढ़ेंगे। हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि पादप सजीव होता है, इसमें सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा होता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बताएंगे कि पादपों में जल का संबंध क्या होता है, क्या है जल। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जल ही क्या है। ठीक है, मुझे उस व्यक्ति का खेद है जो ये कह के गया था कि जल ही जीवन है। उसे क्या पता कि जल का ये हाल होगा, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगा कि जल को बचाया भी नहीं जा सकता। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं देख रहा हूँ भी और सोच भी रहा हूँ, जब तक जल है तब तक उसको बचाने की बात की ही नहीं जा सकती। मैंने ये भी देखा है कि बरसात आती रहती है और खेतों में फव्वारे चलते हुए रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे घर में पानी निकल रहा है ट्यूबवेल से, तब तक उसे बचाना असंभव है। हम ऐसा सोच नहीं सकते। बचाना कब चालू करोगे तुम लोग? जब पड़ोसी या किसी दूसरे के घर से तुम्हारे घर टैंकर आ जाएगा, तब तुम्हें उस जल की महत्व का पता चलेगा कि जल क्या है। ठीक है, इसलिए मेरी बात मानकर जल को बचाना चालू कर दो अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जल संबंध आपको बता दूं मैं कि जल का जो हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है, पहले जल के बारे में पढ़ेंगे कुछ बातें कि हमारे पास जल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, मृदा है। क्या है? मृदा। जैसे तुम्हें पूछा जाए कि प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो क्या है? सूर्य। ऐसे ही प्राकृतिक हमारे पास जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? मृदा है। प्रत्येक कोशिका होती है, अलग अलग होती है। पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें 90% तक जल पाया जा सकता है। सामान्य कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, उसमें लगभग 70 से लेकर 80% तक क्या होता है? पानी होता है उसके जीव द्रव्य में। और उस जल के द्वारा ही क्या होता है? उस कोशिका में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूं, जल की विशेषता पढ़ेंगे हम कुछ। जल की विशेषताओं में यदि देखा जाए तो जल की मुख्य विशेषता है कि दुनिया का सबसे अच्छा क्या है? विलायक है। यानी आदर्श विलायक कौन है? जल। दूसरी इसकी हमारे पास विशेषता आती है, एक प्रकार का असाधारण यौगिक है। क्या है? असाधारण, साधारण नहीं है, असाधारण यौगिक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। उदासीन प्रकृति के लिए pH मान कितना लेते हैं? 7 लेते हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही अवस्थाओं में क्या होता है? पाया जाता है। ये जल की हमारे पास क्या है? विशेषता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकृति में
प्रकृति में प्राथमिक जल का स्रोत प्राथमिक जल का स्रोत मृदा है। समझ गए? यानी हमारे पास प्रकृति में जो मृदा है वो ही क्या है? भूमिगत जल का स्रोत है। तो हमें केवल और केवल जल कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त होता है। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर हमें समुद्र से प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? भूमि पर ही हैं, इसलिए वो भी किस में आ गए? मृदा में है। ठीक है, इसके अलावा इसका सूत्र पता होगा सबको। जल का जो सूत्र होता है वो H2 होता है। क्या होता है? जल का सूत्र। क्या है? H2। कोशिका होती है, सब में क्या होता है? जल आवश्यक होता है। उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है। तो लिख दो कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के लिए जल अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। ठीक है, जल कितना होता है कोशिका में? सामान्य कोशिका में 70 से लेकर 80% तक क्या हो सकता है? जल। सामान्य कोशिका में 70% से लेकर 80% तक जल पाया जाता है। समझ गए? लेकिन ध्यान रखना, पादप कोशिका होती है उनमें जल की मात्रा क्या होती है? 90% तक हो सकती है। कितनी प्रतिशत? 90%। जलीय पादप की कोशिका में 90% तक जल उपस्थित होता है। समझ गए? अब यहां पर हम जल की विशेषता पढ़ेंगे, तो हमारा यहां पर पॉइंट लिख देते हैं, जल की विशेषता। जल की विशेषताएं। मैं एक बात बताऊंगा आप सबको, ध्यान से सुनना है, समझना है। आप सब कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे से किसी की भी विशेषता पूछे आपसे, क्या क्या पूछे इधर लिख रहा हूँ बोर्ड पर, चाहे से किसी के लाभ आपसे पहुँचे, क्या लाभ, चाहे किसी की आपसे क्या पहुँचे हानि, चाहे आपसे क्या पहुँचे उपयोग, चाहे आपसे क्या पहुँचे विशेषता, गुण। हानि को हम क्या बोल सकते हैं? दोष बोल सकते हैं।
अंतर। इन सब को आप किस में लिखोगे? हमेशा पॉइंटों में लिखोगे। क्या करोगे? आपसे किसी की लाभ पूछ रहा है तो आपको क्या है, पॉइंट वाइज लिखना है। लाभ 1 2 3 4 5। आपसे यदि हानि पूछ रहा है किसी की या दोष पूछ रहा है तो भी आप क्या करोगे? पॉइंट में लिखोगे 1 2 3 4। समझ गए? किसी के उपयोग पूछ रहा है आपसे तो भी आप क्या करोगे? पॉइंट में लिखोगे। किसी की विशेषता पूछ रहा है आपसे तो वो भी किस में लिखोगे? पॉइंट में। किसी के गुण पूछ रहा है, गुण विशेषता एक ही होती है वैसे। अंतर पूछ रहा है किसी से तुम्हें तो अंतर भी तुम्हें किस में बताना है? पॉइंटों में बताना है। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बता रहा हूँ पता है आपको? मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ जल की विशेषताएं। तो जल की विशेषताओं में हमारे पास पहला जो हमारा ये पॉइंट आएगा वो आएगा कि जल की मुख्य विशेषता क्या है कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ या आदर्श विलायक होता है। तो लिख दो जल एक आदर्श विलायक होता है। क्यों कहते हैं पता है क्या? इसमें अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं। विलायक का मतलब होता है, बता दूं मैं तुम्हें, अभी आएगा हमारे पास आगे। जैसे हमारे पास एक पात्र है, क्या है? पात्र। इस पात्र में हमने क्या डाल लिया है? जल डाल लिया। क्या डाल लिया? जल। ये जल डाल दिया, ठीक है। अब इधर हमारे पास इसमें क्या डाल दिया हमने? चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। ये चीनी डाल दी। अब यहाँ पर जल क्या करता है? चीनी को घोलता है। क्या करता है? चीनी को घोलता है। तो जो पदार्थ घुलता है, यहाँ पर घुलने वाला पदार्थ कौन है? चीनी। तो घुलने वाला पदार्थ से क्या बोलते हैं? विलय। क्या बोलते हैं? विलय। और हमारे पास जिसमें जो पदार्थ घुलता है वो क्या कहलाता है? विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। समझ गए? विलायक जो किसी पदार्थ को घोलता है, अपने अंदर घोलता है, विलायक। जो पदार्थ विलायक में घुलता है वो क्या? विलय। और जब दोनों आपस में घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा या सबसे आदर्श विलायक कौन है? हमारे पास जल है। दूसरी विशेषता होती है इसकी, ये असाधारण यौगिक होता है। ये असाधारण यौगिक होता है। तीसरी इसकी हमारे पास विशेषता है वो ये है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय। तो लिख दो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के आबंध पाए जाते हैं, यानी उस उदासीन प्रकृति का होता है। सहसंजल बल होता है, आसंजक होता है। तो यहां पर लिख दूं ये है उदासीन प्रकृति का होता है। आपको पता है उदासीन प्रकृति का हो गया तो इसका पीएच मान कितना आ गया? आपको पता है? पीएच मान लिख दो 7। कितना होता है? 7। ठीक है। इसमें क्या होता है? उच्च सहसंजन बल पाया जाता है। 5 इसकी विशेषता है उच्च
सहसंजन, बंध या दाब पाया जाता है। यानी ये सहसंजन बल के द्वारा पादप के शीर्षक भाग तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसकी छठी विशेषता है हमारे पास, वो ये कि क्या होता है, सभी रूपों में पाया जाता है। कैसे? सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर देखना एक बार हमारे पास, ये हमारे पास जल है। क्या है? जल। इस जल को हम क्या करेंगे, यानी तापमान में गिरावट करेंगे इसमें, यानी इसका संघनन कर देंगे। हम क्या कर देंगे? संघनन। हिमांक कर दो यहाँ पर, तो इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास? बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ। यानी इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या कर देंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ। इस बर्फ को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है गलनांक, एक होता है क्या? क्वथनांक। क्या होता है? गलनांक। जब इसे बर्फ को हम गलनांक बिंदु पर लाते हैं, गलनांक बिंदु पर लाते हैं, तो इसे दोबारा क्या बन जाएगा हमारे पास? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। ठीक है। फिर इस जल को हम क्या करेंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करेंगे? उबालेंगे, यानी क्वथनांक। क्वथनांक। तो ये क्या बन जाएगा? वाष्प। क्या बन जाएगा? ये वाष्प बन गया। ठीक है। तीनों अवस्था हो गई। जल क्या है? इसकी द्रव अवस्था है। क्या है? द्रव अवस्था। फिर ये क्या है हमारे पास? बर्फ, ठोस अवस्था। फिर ये हमारे पास क्या आ गया? इसको जल करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, ठोस अवस्था। वापस देखना है इसको, यहाँ पर हम लेके आएंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास? संघनन की क्रिया करवाएंगे। संघनन, तो क्या बन जाएगा? जल। संघनन जानते हो? वाष्प को जब ठंडा करते हैं, आपने घर दे क्या बोला? सब्जी के ऊपर ना, आपने सब्जी रांधा करा, तो सब्जी के ऊपर आप कोई भगुनी चे भगुनी को प्लेट लगा दिया, तो वो नीचे ने पानी इकट्ठो जाए छे। वो पानी कहीं चाहे आपने वाष्प, उस वाष्प से दोबारा क्या बन गया? जल बन गया। दूसरी विशेषता बताऊं, आप फ्रिज में से किसी बोतल को निकाल कर, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको निकाल कर आप बाहर किसी टेबल पर रखते हैं, तो थोड़ी देर के अंदर उस बोतल से पानी बहकर जाता है। वो बोतल के अंदर से नहीं आ रहा है। वातावरण की जो नमी है, वाष्प है, वो उस बर्फ के या ठंडे पानी के संपर्क में आने से क्या होगी? जल में परिवर्तित होगी। तो वो क्रिया क्या है? संघनन। फिर संघनन से हम क्या कर सकते हैं? वापस जब ये जल बन गया, तो जल को हम क्या करेंगे? पिंडन, यानी वापस किस बिंदु तक लाएंगे हम? हिमांक बिंदु तक। किस तक लाएंगे? हिमांक बिंदु तक लाएंगे। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? बर्फ बन जाएगी। 0 डिग्री पर लाते हैं। फिर बर्फ को हम दोबारा क्या करेंगे? आप पता है गलनांक, तो गलनांक, तो क्या बन गया हमारे पास? वापस जल। ठीक है। तो ये कितनी अवस्था में रहता है? तीनों अवस्थाओं में रहता है। तो देखो ये रहा हमारे पास जल। ये कौन सी अवस्था है इसकी? द्रव अवस्था। ये हमारे पास कौन सी अवस्था है इसकी? ठोस अवस्था। कौन सी है? ठोस अवस्था। ये जल भी कौन सी अवस्था है इसकी? द्रव अवस्था। और ये कौन सी अवस्था है इसकी? गैस अवस्था। समझ गए? तो तीनों ही अवस्थाओं में क्या होता है? रहता है। तो यहाँ पर लिख दो जल, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या था? इस जल की विशेषता थी। तो आप इसमें समझ गए होंगे ये जल की हमारे पास क्या विशेषता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो।
मिटा दूं? अब जल संबंध से संबंधित पात्रों में क्या होती है? कुछ क्रियाएं होती है। क्या होती है? कुछ क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं में से हमारे पास यहाँ पर है, एक तो है हमारे पास विसरण। कौन सी क्रिया है? विसरण। एक हमारे पास है पारगम्यता, एक है परासरण, एक है जीवद्रव्य कुंचन, और एक है अंतःशोषण। ये सारी क्रियाएं हम क्या करेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली क्रिया है, यानी जल संबंधित कुछ क्रियाएं, तो यहाँ पर लिख दूं पादपों में जल संबंधित कुछ क्रियाएं। पहली हमारे पास जो क्रिया है वो है विसरण। नाम लिख लेना एक एक। विसरण की क्रिया। दूसरी हमारे पास क्रिया है, उसका नाम है पारगम्यता। कौन सी है? पारगम्यता। तीसरी हमारे पास इसकी विशेषता है, वो है परासरण। चौथी इसकी विशेषता है जीवद्रव्य कुंचन। पांचवी इसकी विशेषता है, वो है अंतःशोषण। यहाँ पर इस अध्याय में हम 5 क्रियाएं पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास क्या है? विसरण है, सबकी सह व्याख्या पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास इसकी विशेषता है पारगम्यता है। क्या है? पारगम्यता है। तीसरी है परासरण की क्रिया है। चौथी है जीवद्रव्य कुंचन या जीवद्रव्य संकुचन, और पांचवी हमारे पास क्रिया है, वो है अंतःशोषण। कौन सी क्रिया है? अंतःशोषण। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको उतार लो। सबसे पहले हमारे पास जो क्रिया आएगी, अब वो क्रिया है, उसका नाम है परासरण, डिफ्यूजन। कौन सी क्रिया है? परासरण। ये विसरण की क्रिया। कौन सी क्रिया है? विसरण। डिफ्यूजन। अब देखो विसरण क्या होता है, सीधी सी बात है। यहां पर ये एन है, यहां पर विसरण की क्रिया का मतलब है, यहां पर देखना सीधी सी बात है, हमारे पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, चाहे वो जल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कोई ठोस पदार्थ हो, वो हमेशा क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? गति करता है। क्या? कोई भी पदार्थ होता है वो हमेशा क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है या गति करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण की क्रिया। क्या कहते हैं? विसरण की क्रिया। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं। जब पदार्थ उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं पदार्थ या पदार्थ के अणु एक ही बात है। जब पदार्थ या पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो वह विसरण की क्रिया कहलाती है। समझ गए? 8वीं देख जो आपने गांव के मायने दी पानी की टंकी देखा वाला बेटा, ये पानी की टंकी है, ऊपर लगाई गई है इसे, ये इसके पिलर लगाए हुए हैं, यहाँ पर 3 है 4 है, तो यहाँ पर ये गांव बसा हुआ है। तो ये पानी की टंकी है, या छत के ऊपर देखना, अपने छत के ऊपर ये पानी की पाइप है। इस टंकी को ऊंचाई पे रख देते हैं तो सभी स्थानों पर क्या हो जाता है, पानी पहुंच जाता है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, जल है, तो जल के अणु है उच्च सांद्रता, देखो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, आपको पता है दाब है अधिक, तो उच्च सांद्रता से क्या होते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरण की क्रिया। दूसरी मैं यहाँ बात बता दूँ आपको, विसरण की क्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर हम अपने कमरा होता है उसमें, या कक्षा में अमोनिया होता है, उसको खुला छोड़ते हैं तो अमोनियम को, तो थोड़ी देर में क्या होता है, पूरे कमरे में अमोनियम की क्या आ जाती है, गंध आने लग जाती है। इसका कारण ये हुआ कि अमोनिया क्या हो गया, वायु में विस्तृत हो जाता है और वायु के साथ विस्तृत होकर कमरे के सभी कोनों में पहुंच जाता है। जब हमारे घर में अगरबत्ती रहती है और अगरबत्ती को हम किसी कमरे के कोने में रख देते हैं तो हमारे पास उसकी गंध नहीं आती, लेकिन जैसे हम सुबह से हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी अगरबत्ती की गंध क्या होती है, पूरे कमरे में और आसपास के वातावरण फैल जाती है। इसका कारण ये है